का अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। चतुर्वेदी है। मैं भाई भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी संस्था के बारे में बहुत संक्षेप में आपको बता दूँ। हमारी भाई वेलफेयर सोसाइटी संस्था सेव इंडियन फैमिली जो ऑल इंडिया लेवल की मेंस राइट के लिए काम करती है, उस संस्था की एमपी चैप्टर का एफिलिएशन, मतलब हम लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं और पूरे एमपी को कवर करते हैं। तो इसमें हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जेंडर बायस लॉ हैं उनसे तहत झूठे केसों में बहुत सारे हमारे पुरुष मित्र फंसे हुए हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी लाइफ बर्बाद हो जाती है उनकी, और उनको हर तरह से प्रेरित किया जाता है। तो ये हमारी संस्था का वो उद्देश्य है, उनकी कानूनी रूप से मदद करना। जो आज का टॉपिक है, आज के लिए जो हमने आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है, आप लोग यहाँ पे आए, आप उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम हमें अपनी बात रखने का मौका दिया आप अपने माध्यम से। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है कि जो भरण पोषण स्त्रियों को मिलता है कानून के द्वारा, जो पीड़ित पत्नियां रहती हैं, तो उस भरण पोषण के बारे में हम उस समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही कोई पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में पत्नी सीधे अपने मायके या अपने ससुराल का घर छोड़ के चली जाती है और वहाँ पर दहेज का केस, जिसको कि हम 498A के नाम से जानते हैं, घरेलू हिंसा का केस, और CRPC में 125 एक धारा है जिसके अंतर्गत महिला अपना मेंटेनेंस मांगती है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है झूठा केस कर रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, मेंटेनेंस दो। लेकिन मेंटेनेंस क्या रहता है कि जैसे ही महिला केस करती है तो पुरुष के ऊपर इंटरनल मेंटेनेंस मान दिया जाता है, और फिर जब केस का निर्णय हो जाता है तो फाइनल मेंटेनेंस मान दिया जाता है और वो आजीवन चलता रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी कुछ समस्याएं जो पुरुषों को नहीं सुनी जाती है या पुरुषों के अगेंस्ट जाती हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने के लिए किए कि मेंटेनेंस आप दो उनको। मैं मेंटेनेंस देने के लिए ठीक है, महिला है, आप दीजिए, लेकिन एक तरफ तो सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण करो, वुमेन एम्पावरमेंट करो, और एक तरफ उनको परजीवी बना रही है। तो आप महिला को क्यों नहीं ऐसा इस ढंग से प्रेजेंट करते हो? आज महिलाएं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बहुत सारी है जो सरकारी प्राइवेट नौकरियों में बराबर का हिस्सा करके जॉब ले रही है, बराबर तनख्वाह ले रही है। तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस क्यों देना चाहिए? एक समस्या ये। पति बेरोजगार है और उसके ऊपर अगर केस किया है तो पति को मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी है। महिला भले कमा रही है तो महिला की लायबिलिटी नहीं है। उसके अगर बच्चा कोई है तो बच्चा को भी मेंटेनेंस देना है और असीमित काल तक देना है। मेरा ये है कि भाई ठीक है, अगर आप आज की तारीख में नहीं कुछ कमा रही तो आगे इस लायक बनोगी कुछ कमाओ, तो एक मेंटेनेंस की टाइम लिमिट फिक्स की जाए कि 6 महीने, 8 महीने, 6 महीने में, मतलब हम लोगों की मांग है कि 6 महीने हम लोग मेंटेनेंस देंगे पुरुष लोग, और इसके बाद 6 महीने में आप महिला को इतना सक्षम बना दो, अपना जॉब कहीं ढूंढ लें। अगर पढ़ी लिखी है तो जॉब कर अपना कहीं ढूंढ लें, और नहीं पढ़ी लिखी है तो बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे पुरुष मेहनत मजदूरी करते हैं, वैसे महिला अपना मेहनत का काम करें। आजकल कलेक्टरेट भी सबको मालूम है, छिपे नहीं, तो अपना जीवन यापन कर सकती है। क्योंकि जो महिलाएं अगर दुर्भाग्यवश विडो हो जाती, विधवा हो जाती है, उनको विधवा पेंशन मिलती है, उनका कोई बेसहारा, जो हमारी माताएं बहनें, उनको 500 रुपये पेंशन मिलती है, वो बेचारी 500 रुपये में अपना गुजारा करती हैं। तो आपको फिर पति के बराबर जो ये बोला जाता है उसमें निर्णय में कि भाई इनको इतना मेंटेनेंस दिया जाए कि जो जिस स्तर पर वो रह रही थी पति के साथ में, या पति का जो स्टैंडर्ड है, पति का स्टैंडर्ड तब माना जाता जब वो पति के साथ में रह रही थी। अभी तो अपने मायके में रह रही हैं और मायके में रह के वहाँ से भरण पोषण का केस किया हुआ है, तो उनको गुजारा भत्ता मतलब उतना मिलना चाहिए ना पति के स्टैंडर्ड का। मतलब वो विलासिता की चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो और आजीवन उनको मेंटेनेंस देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको शायद बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कि पत्नी के मायके की संपत्ति, उसके पिता की संपत्ति, उस पर भी अधिकार है। तो आप फिर जब वो मायके में रह रही, पति का घर छोड़ रही है, तो आप मेंटेनेंस का क्यों सहारा देते हैं? उनके पिताजी को बोलो ना, उनके पिताजी की जो संपत्ति है उसमें अपने भरण पोषण करें ना। पति अगर साल भर की शादी हुई, 6 महीने की शादी हुई, वो शादी का खामियाजा या उस शादी का सजा उसको पूरी जिंदगी भर के लिए क्यों दी जाए? क्यों वो पूरे मेंटेनेंस करें? और पढ़ी लिखी महिलाएं जॉब करती थी, जब जिस टाइम में डिस्प्यूट हुआ उस टाइम में जॉब करती थी, और उन्होंने मेंटेनेंस पाने के लिए पति को हरास करने के लिए जॉब छोड़ दिया, घर में बैठी हुई। बट
कानून कोर्ट उनको ये नहीं बोल रहा है कि आप नौकरी करो, वो मतलब पति के ऊपर उनको डिपेंड कराना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि हम एक पुरुष लोग एक सीमित समय 6 महीने तक के लिए मेंटेनेंस देने के लिए बात किया जाए, और उस बीच में महिला अपना खुद ही सक्षम है, अगर पढ़ी लिखी बहुत सारी है, वो अपना नौकरी करें और जॉब करके अपना जीवन यापन खुद करें। जिंदगी भर के लिए ये मेंटेनेंस का जो देना का सिस्टम है पुरुष को प्रताड़ित करने का, ये बहुत बड़ा पुरुषों के साथ में अत्याचार है, अन्याय है। देखिए, ये जो पत्रकारिता हो रहा है, एक्चुअली आज जो हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं ये पूरे देश भर में आज की तारीख में किया जा रहा है। जो हमारे सिविल एंड फैमिली के और भी चैप्टर्स हैं वो अपने अपने स्टेट में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो गुजारा भत्ता का कानून है CRPC 125, जिसका कि उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो पतियों के शोषण का माध्यम न बने। जरूर आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको आप एक हेल्प दीजिए या उनको कानून दीजिए, लेकिन उस कानून से किसी का शोषण ना हो, ये मंशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हम इस कानून का जो एक रूप देख रहे हैं जो बहुत वृहद रूप में सामने आ रहा है, जिससे बहुत सारे पुरुष प्रताड़ित होकर सुसाइड कर रहे हैं, कि उनके ऊपर एक ऐसी लाइबिलिटी लाद दी जा रही है जबरदस्ती कि आपको जीवन भर आपको पत्नी को मेंटेन करना है। और वो मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि आपने सिर्फ शादी की। अब गलतियां पत्नी की भी हो सकती है, वो न्यायालय में विचाराधीन है। कई तरह से छोटे मोटे मामले से आकर के ये होता है कि वो साथ ही रहना चाहती है, लेकिन गुजारा भत्ता मांगती है, कोर्ट उसको बांध देती है। तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप CRPC या सेक्शन 9 की आप बात करेंगे। सेक्शन 9 में क्या होता है कि पति कहता है कि मैं अपने पति को रखना चाहता हूँ, न्यायालय में जाके वो करता है, और अगर इस केस में पति जीत भी जाता है तो न्यायालय पत्नी को पति के साथ रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जबकि वही आप देखेंगे कि CRPC 125 में जब पत्नी कहती है कि मुझे अलग रह करके गुजारा भत्ता चाहिए, और अगर पति को ये बोल दिया गया कि आपको देना ही है पैसा और पति नहीं देता, तो उसको जेल में डालने के लिए बहुत सारे कानून हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी से लेकर के सभी लोग उसको उठा के जेल में डाल देंगे। यानी न्याय व्यवस्था कैसी है कि एक कोर्ट का आदेश है कि पत्नी पति के साथ स्वयं से नहीं रहना चाह रही है तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो नहीं रहते हुए भी ये कह रही है कि मुझे पैसा चाहिए, तो उसको पैसा देने के लिए पति को बाध्य किया जाए, बल्कि इतना किया जा रहा है कि उसको जेल तक डाला जा रहा है। तो हम लोग इसी बुक को बायकॉट करने के लिए, इसी बात को अवैध करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश भर में अब पुरुष संगठन जो है जाग रहा है और इस आवाज़ को उठा रहा है कि अगर आप मेंटेनेंस देना चाहते हैं तो 6 महीना तक का हम मेंटेनेंस दे सकते हैं, ताकि पत्नी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ना कि परजीवी की तरह पति के ऊपर आश्रित होकर के स्वयं का जीवन तो बर्बाद कर ही रही है, और पति के परिवार के ऊपर भी एक तरह से परजीवी बन करके उनका शोषण कर रही है। तो ये कानून जो है पति के शोषण का हथियार ना बने, इस बात को लेकर के हमारा ये पूरा आयोजन है, और इसके लिए विस्तृत में आपको पूरा प्रेस नोट दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे। आप किस मापदंड पे ये तय करते हैं कि ये झूठा केस है, ये किस तरह? देखिए, हम नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है 2005 में बोल चुका है 98% केसेस जो है झूठे होते हैं, 498 के, यानी कि जो आधार आपका है कि छोटे मोटे विवाद को भी आप एक दहेज प्रताड़ना बता देते हैं और दहेज प्रताड़ना का केस लगाते हैं आप। जैसे आपस में विवाद हो गया पति पत्नी का कि नहीं बन रही है, वो कह रही है कि भैया मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, आप अलग कीजिए। पति कह रहा है मैं माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ, तो अच्छा नहीं छोड़ सकते, बताती हूँ। उन्होंने केस लगा दिया, जो भी आपसी विवाद छोटा मोटा रहा, ऐसा केस लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताया है पूरा आप लोगों के साथ आपका बिहार वर्सेस। ठीक है, लेकिन आपकी संस्था कैसे ये मैं बता रहा हूँ, उसका पैमाना ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा निकलता है, वो डेटा आप पिछले 10 साल 15 साल का उठा के देख लीजिए, जो इन केसों का इक्विटल रेट है वो 95 से लेके 99% है। तो मतलब 95% से लेके 99% तक झूठे को केस प्रूव हो जाते हैं और वो छूट जाते हैं, उसमें कुछ बिल्कुल निर्दोष पाए जाते हैं। तो अब प्रश्न इसमें आपने जो ये क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो उसका पैमाना ये है झूठे केस का कि न्यायालय खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है अपने जजमेंट में कि 95 से लेके 99% तक केस झूठे होते हैं, और वो केस 10 साल 8 साल 5 साल चलते हैं। तो 10 साल 8 साल 5 साल प्रताड़ित होने के बाद पुरुष जब छूट जाता है तो उस महिला का आप क्या करते हो? उस महिला को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना, ऐसा कानून भी तो बनाओ ना कि झूठे केस अगर करेगी तो उसको ये सजा होगी। मतलब सू मोटो एक कानून में है, अपने आप केस को उसको संज्ञान